आज के हम इस क्लास में जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद को हम समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि नेशनलिज्म। सामाजिक विज्ञान का यह वह टॉपिक है जो हर किसी को जानना चाहिए और यह बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टेड रहता है, कहने का मतलब। और हर किसी को जानना भी चाहिए कि भाई राष्ट्रवाद है क्या। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रवाद को इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं। राष्ट्रवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। आगे है, इसकी परिभाषा की बात करें और अर्थ की बात करें तो राष्ट्रवाद चिंतन तथा भावना, हमारे अंदर चिंतन की तथा हमारी भावना की वह स्थिति जब हम सब चीज को छोड़ छाड़ के केवल देश के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशंस के और अगर मूव ऑन किया जाए, डेफिनेशन को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद चिंतन और भावना की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखते हैं। हम अपनी पर्सनल चीजों को छोड़ देंगे, चाहे हमारा आसपास का मूवमेंट हो चाहे कुछ भी हो, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हम केवल व केवल देश के प्रति समर्पण रहेंगे। एक राष्ट्रवादी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उसको देश की प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम लगने लगता है और अपना प्रॉब्लम उसको कहीं दिखाई नहीं देता है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। देश का प्रॉब्लम उसका खुद का प्रॉब्लम बन जाता है और यहाँ तक कि देश में अगर किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लगता है कि वो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है एक राष्ट्रवादी की। कहने का मतलब क्या हो गया कि चिंतन और भावना की पूरा जो उसका सटीक पॉइंट है वो केवल देश के प्रति होगा। और आगे बढ़े थोड़ा सा तो राष्ट्रवाद को अर्थशास्त्री ने दो भागों में बांट के रखा है। एक पश्चिमी राष्ट्रवाद और दूसरा पूर्वी राष्ट्रवाद। पश्चिमी राष्ट्रवाद उन देश को उसमें शामिल किया है जो विकसित है, विकसित देश। और पूर्वी राष्ट्रवाद की बात किया जाए तो इसमें एशिया के कुछ देश, एशिया तथा अफ्रीका के कुछ देश, इनको शामिल किया गया है। पश्चिमी राष्ट्रवाद में क्या हुआ, इसमें नवजागरण, नवजागरण कहा जाए या फिर पुनर्जागरण कहा जाए, हम नवजागरण कह सकते हैं या फिर पुनर्जागरण एक ही बात है। औद्योगिक क्रांति या फिर प्रौद्योगिकी कहा जाए, इन सब विचारधाराओं को जन्म दिया है पश्चिमी राष्ट्रवाद। अगर हम पूर्वी राष्ट्रवाद की बात करें, एशिया तथा अफ्रीका के देश की बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का अंत हुआ है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का कहीं ना कहीं इसमें पतन किया गया है। तो हमने देखा कि अर्थशास्त्री ने राष्ट्रवाद को दो कैटेगरी में बांट दिया है, पश्चिमी राष्ट्रवाद, पूर्वी राष्ट्रवाद। पश्चिमी राष्ट्रवाद में विकसित देशों को शामिल किया गया है, पूर्वी राष्ट्रवाद में एशिया तथा अफ्रीका के कुछ देशों को शामिल किया गया है जहां पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें हुआ क्या, पश्चिमी राष्ट्रवाद में नवजागरण, प्रौद्योगिकी क्रांति, ये सब चीज चला, औद्योगिक क्रांति, ये सब चीज चला। और पूर्वी राष्ट्रवाद में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का पतन के लिए यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आगे थोड़ा सा बढ़े तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद के मुख्य तत्व क्या है। एक समान और अतीत संघर्ष की स्मृतियां हमें जोड़ती है। उसमें क्या होता है, हम सभी एक उद्देश्य से, एक समान उद्देश्य से हम आपस में संघर्ष करते हैं और जुड़ जाते हैं। दूसरी बात है, इसमें हम राष्ट्रीय ध्वज, गान और चिन्ह एकता को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा उस वक्त केवल एक ही चिन्ह हो जाता है, हम भारतीय हैं, चाहे जिस भी देश के हैं, बस उस देश का नागरिक है। उस देश की जो ध्वज है उसका, उस देश की जो गान है उसको हम लेके चलते हैं। और उसके बाद अपनी मातृभूमि की सीमाओं के प्रति लगाव और सुरक्षा का भाव। और इसमें जैसे ही राष्ट्रवादी बनता है या फिर राष्ट्रवाद का उदय होता है तो वहां पे लोग अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा गहरा प्रेम करने लगते हैं। ये उसकी खासियत हो जाती है। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद में क्या और क्या होता है, लोग संकीर्णता से ऊपर उठ जाते हैं। कहने का मतलब जहां पे हम लोग हैं यहां से थोड़ा सा हमारी सोच ऊपर उठ जाती है। फिलहाल मान लीजिए कि आप कुछ सोच रहे हैं कि हमको ये विकास करना है, हमको गाड़ी लेना है, घोड़े लेना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, एक सोच की बातें आती है। लेकिन जब आप राष्ट्रवाद हो जाते हैं या फिर उस देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाता है तब वहां पे लोगों का क्या हो जाता है, धार्मिक भेदभाव खत्म हो जाता है। लोग सभी धर्मों का सम्मान करने लगते हैं। और दूसरा क्या होता है, जातिवादी भी कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। सिर्फ लोग मनुष्य की समानता पर जोर देते हैं, अर्थात मानवतावादी को अपना लेते हैं। उसके बाद क्षेत्रवाद, हम बिहार के हैं, बंगाल के हैं, यहाँ के हैं, वहां के हैं, सब खत्म, झारखंड के सब खत्म। केवल क्या रह जाता है कि हम अपने देश का है। और उसके बाद भाषावाद भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तुम फलना भाषा बोलते हो, चिल्ला भाषा बोलते हो, सब चीज इसमें सिमट जाती है और सब एक हो जाती है।
और कुछ खासियत कहा जाए इसकी तो और है कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि विविधता में एकता हो जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ढेर सारी विविधताएं हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, इस तरह से ढेर सारी विभिन्नताएं हैं, जाति के लोग हैं। किंतु जब राष्ट्रवाद का उदय होने लगता है तो हम सब इन चीजों को भूलकर सब एक सूत्र में बंध जाते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब से हुआ है, तो हालांकि भारत में 1828 में राजा राय मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया और ब्रह्म समाज की स्थापना करके उन्होंने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रवादिता को जन्म दिया है। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज के साथ मिलकर भारत में जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, नवीन शिक्षा पे जोर और पुराने सभी सिस्टमों को छोड़ने के लिए यहाँ पर उन्होंने आंदोलन चलाया था। यहाँ से शुरुआत हुआ था भारत में राष्ट्रवाद का। और उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो पूरा जोर शोर से फैलने लगा है, तो वो है 1857 की क्रांति से। यहाँ से भारत में राष्ट्रवाद पूरे आगे बढ़ने लगा। उसके बाद फिर देखा जा सकता है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। फिर 1915 से 1947 तक गांधी युग चला और कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद